So, hello everyone, and सूतक काल में क्लास नहीं लेना चाहिए। बेटा सुताई तो हो सकती है ना सूतक काल में, बता क्यों? तो सुताई करना है हम तुम्हारी। चलो भाई, तो वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। भाई बताओ भाई जल्दी से, वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है? माई फर्स्ट लाइव क्लास, वाओ। अरे सर आते ही मूड बना दिया। बेटा किस चीज़ के मूड की बात कर रहे हो तुम? हैं? वॉइस तो आ रही ना? तो पिस्पी सर को बोल के इंग्लिश मॉक लगवा दीजिए ना एप्लीकेशन पर। ओके चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो क्या करने वाले हैं ये तो हमें भी नहीं पता। तो देखो, हम करने वाले हैं एडिक्विटी का। देखो आपको पता है कि जो अभी नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, जितना हमें मालूम हुआ है, कहाँ से मालूम हुआ है, हमारा सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो, नहीं, हमारा सोर्स है स्टेनो के क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टेनो के क्वेश्चंस देख के हमने ये पाया, दो 12th लेवल के थे, ठीक है, लेकिन हमने ये पाया कि भाई इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं थे। मतलब दो लेवल में हम डिवाइड कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो जो कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, वो तो हम सब्जेक्ट का जो नॉलेज जो अभी तक हमने लिया है, जो अभी आप 3-4 दिन में नहीं ले सकते हो, ठीक है, जो अभी तक आपने किया है, हम लोगों ने किया है। अगर आप इतना एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद भी नहीं कर पाए तो अब ना कर पाओगे तुम, ठीक है, क्योंकि जून में पहले एग्ज़ाम था, देन अगस्त में, सितंबर में, तो इससे ज़्यादा तो क्या ही है, ठीक है। इतना तो अपने कोर सब्जेक्ट को बस उसी को रिवाइज़ करना है बार बार, ख़त्म। अब जो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, लंबे चौड़े ऑप्शंस लिखे हुए हैं, वो वाले हम यहाँ पे करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार क्वेश्चन करेंगे, ये सब कर चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई ऐसा एसएससी से अलग क्वेश्चन नहीं लिया, सारे ही ऑल आर स्टेनो के क्वेश्चंस यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। और बीच में मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा किसी का। कोई बीच में आएगा क्लास में, ये सर जी बता दो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चप्पल नीचे ही रखी है आज मैंने, और दोनों रखी है, ठीक है। तो चीज़ का ध्यान रखना। तो स्टेनो के जो है क्वेश्चन है इसमें सारे लिए गए हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये हमने सारे स्टेनो के क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने सब्जेक्ट वाइज पहले ही डील कर लिया है। ई बुक आपके पास है, हमने वीडियो सोल्यूशन सबके किए हैं, और वहाँ पर मैंने सब कुछ चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो सर ये वीडियो क्यों? टू समराइज़ एवरीथिंग, टू समराइज़ ऑल द ट्रिक्स वी हैव लर्नड इन दोज लेक्चर्स। तो सारी चीज़ों को समराइज़ करने के लिए जो भी हमने निट्टो की टेक्निक्स, दैट इज़ निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, जो सीखी हैं, उनको यहाँ पर मैं समराइज़ कर रहा हूँ बस। किन क्वेश्चंस के थ्रू? यहाँ पर मैंने असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस और मैचिंग के क्वेश्चंस नहीं लिए। असर्शन रीज़न मैं अन्य होगा तो अलग से एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा किस तरह से करना है। यहाँ पर लंबे चौड़े ऑप्शंस हैं, या फिर कैसे हम क्वेश्चन को देख के आंसर सही टिक कर सकते हैं, किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नॉलेज वाला ये पार्ट हो गया, ठीक है, नॉलेज वाला ये पार्ट हो चुका है, ऑलराइट। नॉलेज हम यहाँ पे गेन नहीं करने हैं, और ना ही यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ सच कि भाई ये वो इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। अभी भी तुम्हारी अगर पढ़ाई की भूख शांत नहीं हुई है कि सर और पढ़ा दो, तो बेटा हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। तो अब जब नया बैच आएगा तभी ये पढ़ाई वढ़ाई होगी। अब जितना नॉलेज इम्पार्ट करना था सब दे चुके हैं बैच के थ्रू। PYQ सीरीज़, FRB सीरीज़, फैटमैन लिटिल बॉय हो गया, ठीक है, आपका लेवल 2 हो गया, बम शॉट्स हो गए, अब नहीं दे पाएंगे इससे ज़्यादा, ठीक है। तो नॉलेज सब कुछ हो चुका है। हाँ, जो नए टॉपिक्स हैं जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी, स्पेस वाला, वो भी मैंने आपका करवा दिया। हॉट टॉपिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल लैंडफॉर्म, वो हो चुका है। कल आपको वीडियोस मिलेंगे जैसे कि कोशिश करेंगे BNS और BNSS का जो टॉपिक है उस पर, एंड जो स्टैटिक GK में जो काइनेटिक म्यूज़िक पे क्वेश्चंस बन रहे हैं उस पर, तो वो आपको 3-4 वीडियो इस तरह के मिल जाएंगे। बाकी नॉलेज जितना मुझे इम्पार्ट करना था कर चुका हूँ, उसी को रिवाइज़ करना है, कुछ नया नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, उस चीज़ को आप बार बार रिवाइज़ कैसे हम कर सकते हैं, वो चीज़ हम भले वो कर सकते हैं कि भाई टेलीग्राम पे सेशन ऑर्गेनाइज कर ले, बट कुछ अब नया तो नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं स्टेनो में जितने भी मैंने आपको करवाए थे वहाँ पर सिखाया था, तो वो यहाँ पर मैं समराइज़ करने वाला हूँ। सारी चीज़ें हम समराइज़ करेंगे, सो दैट
क्यों कर रहा हूँ? सो दैट कि आप अगर एग्ज़ाम से पहले, आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसको देख के चले जाओ। और एक एक्टिविटी करनी कि जो मैं पीपीटी से करवाऊँगा वो एक, ये पीपीटी मैं आपको एनोटेड नहीं बल्कि साफ़ सुथरा, दैट इज़ जिसमें कोई एनोटेशंस नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं हुआ होगा, क्लीन पीपीटी आपको मिलेगी। आपको उसको एटलीस्ट एक बार तो प्रैक्टिस करना है, खासकर आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको जिस दिन मान लो एग्ज़ाम है उससे 1-2 दिन पहले आपको पूरा, या फिर 2 बार भी कर सकते हो, जैसे एक बार अभी कभी कर लिया बीच में, जैसे मान लो कि आपका एग्ज़ाम है 22 तारीख को, ठीक है, अभी टाइम है, तो एक दिन 3-4 दिन बाद कर लिया, 4-5 दिन बाद, और एक बार फिर एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले उन्हीं को प्रैक्टिस कर लिया। जैसे कि बचपन में जब हम हैंड राइटिंग सीखते हैं, है ना, तो उसी अक्षर के ऊपर ही लिखना होता है, अक्षर पूरा बना होता है, उसी के ऊपर बस हमें लिखना होता है। तो वही करना है आपको, सो दैट कि आपको वो फिर से रिवाइज़ हो जाए, रिकॉल हो जाए, आपको पता हो कैसे क्या करना है। ठीक, अब है क्या, अगर आपको ये है कि अगर आपको ज्ञान देना है कि इन सब से कुछ नहीं होता है, तुक्के मारने से सिलेक्शन होने लगे तो फिर ऐसे तो सब पागल हैं क्या, हाँ, तो ज्ञान देना है तो कृपया यहाँ से निकल लीजिए। कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि मैंने कॉलर पकड़ के आपको बिठाया है कि नहीं देखना ही है, हाँ, या फिर मैंने पेड कर रखा हो। अब पेड कर देता तो उसमें भी होता है कि देखो देखो लास्ट टाइम में, तो वो मैंने किया नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, आपको ही पता है कि एक ही बैच आता है साल में, एंड वही होता है पेड। मेन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि ये कुछ ऐसी नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। सीजीएल मेंस के लिए मैं चीज़ें बताता था पहले, लोगों को हेल्प हुई है, ठीक है। अब सबको ही हेल्प हो जाएगी, जैसे आप में से सब लोग देख रहे हैं, सब नहीं लगा पाएंगे, कारण है उसका। जैसे मैंने पिछले सीजीएल में से बताया था, भाई अगर सबको ही लगा लेगा तो सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है। और अगर टॉपर्स बोल रहे हैं, अगर सीजीएल 2023 का ऑल इंडिया रैंक 6 बोल रहा है, ठीक है, कि निट्टो हेल्प मी, अगर सीजीएल 2024 का ऑल इंडिया रैंक 5 बोल रहा है कि नीड टू हेल्प मी, ये तो पब्लिकली, ये तो वो हैं जिनके पब्लिकली इंटरव्यू पड़े हुए हैं, तो भाई मैं तो करवाऊँगा, क्योंकि उससे तो टॉपर बन रहे हैं, तो फिर मैं तो करवाऊँगा। अब अगर आपको ये है कि नहीं ऐसे ऐसे कैसे तुक्का ये चल रहा है, तो द रोड नॉट टेकन, ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे उन चीज़ों को समराइज करने वाले हैं। आपको जब तक इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, ओके। यहाँ पर कुछ हम तुक्केबाजी नहीं सीख रहे हैं, कैसे अपनी नॉलेज के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है वो हम यहाँ सीखते हैं, ओके। एंड अगेन डिस्क्लेमर मैं बार बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, बीच में नहीं करूँगा डिस्क्लेमर कि ये वो फलान ढिम का, पहले ही डिस्क्लेमर दिए दे रहा हूँ कि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे हम ये सब, ये तौबा, तो बिल्कुल पहले ही हट जाइए, ठीक है। ज्ञान मुझे नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपको अटेम्प्ट करना है। आप में से मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, बट फिर भी करो, बार बार करो, और जहाँ क्वेश्चन करते हो वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। मुझसे ये मत बोलना कि सर मॉक में तो नहीं लग रहा है। मॉक मैं नहीं बनाता हूँ और ना ही मॉक एसएससी बनाती है, ठीक है। तो जो बनाता है एक्चुअल क्वेश्चंस, उसके इसीलिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने यहाँ पर अपने आप से एक भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो अभी स्टेनो की आंसर किया है उसी के हैं, और इसमें मैंने कोई नई टेक्निक यहाँ पर इजाद नहीं करी है। सब जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 2 साल पहले की पढ़ी हुई है, वही है, जाके मैच कर लेना, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा भी करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरी जो निट्टो की प्लेलिस्ट है उनको देख सकते हैं। अगर आपको पास टाइम है और आपको देखना है तो आप उनको और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसमें हाथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बट अगेन वन मोर थिंग कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू नॉलेज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको करके सारे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है। ये है कि अगर 25 में मान लो इस तरह की अगर हमने ट्रिक 5 क्वेश्चन में भी लगाई और 3 सही हो गए, 2 गलत भी हो गए, मान लो कि 2 गलत भी हो गए, तो भी हम नेट पॉजिटिव में ही रहेंगे, ठीक है। बस वो बात अलग ही होती है कि हमारी हाइंडसाइट बायस होती है कि भाई वो जो 2 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, हमें लगता है वो सर हमारे साथ ही क्यों होता है कि हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, 2 ऑप्शन में बचते हैं और जो लगाते हैं वही गलत निकल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसमें तुमने लगाया है 2 और बाकी में, उसमें जब सही हो जाता है तो तुमको लगता है कि ये तो मेरी नॉलेज की वजह से हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना है नहीं करना है, इसको मॉक में या फिर कहीं जहाँ पे भी आप लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हो, उसमें इम्प्लीमेंट करके देखो कि आपका, अगर आपको लगता है कि गेस मेरा फिट नहीं बैठता है तो उसको मत करिए आप इम्प्लीमेंट, ठीक है। मेरा काम है बताना, तो यहाँ पर मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट करूँगा। और यहाँ पर मैंने बिना किसी फ़िल्टर के साथ सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लिए हैं, सो दैट कि ये ना हो कि मैं सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ। ऑलमोस्ट सारे विदाउट फिल्टर सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले लेके आया हूँ। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली कि जितने ही ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे आपके क्वेश्चन में, उतना ही आप ये मान लो कि ट्रिक ज़्यादा लगेगी या फिर क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नॉलेज से तो आप सही करेंगे ही, ठीक है। वो
क्वेश्चंस को कैसे करना है जिनमें हमें नॉलेज नहीं है, वो हम यहाँ सीख रहे हैं। एंड ये सीख रहे हैं, बट एक चीज़ को ध्यान रखना कि पहले तो नॉलेज ही काम आएगी, पहले हमें नॉलेज ही इम्प्लीमेंट करना है। वो बाद की बात है कि हम इन ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। पहले आपकी नॉलेज यूज़ होगी, देन उसको सप्लीमेंट करेंगे ट्रिक से। कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? ऑलराइट। और हर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है। कमेंट सेक्शन में ये मत देखिएगा कि ये भैया दीदी तो ये दे रहे हैं तो हम भी ये दे देते हैं, नहीं, ये बिल्कुल मत करिएगा। अगर जनता दे रही है ए और तुमको लग रहा है बी, तो लिखो बी और फिर देखो कि बी क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो हो सकता है हो जाए वही तुम्हारा सही, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ओके। दीज केव्स आर नियर भुवनेश्वर एंड वर मेंट फॉर जैन मंक्स। किन के बारे में? उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स। अगेन यहाँ पे नॉलेज इंपार्ट करना नहीं हो कि मैं आपको फिर लिखवाऊँ कि उदयगिरी खंडगिरी सब देख चुके हैं, ये सब सॉल्व कर चुके हैं इनको, ठीक है? बाकी आप लिख सकते हो कमेंट में ज़रूर कि ये कहाँ पे हैं, बता दो कहाँ पे उदयगिरी खंडगिरी की, आपका रिविजन होता रहेगा, ठीक है? दीज केव्स आर नियर भुवनेश्वर एंड वर मेंट फॉर जैन मंक्स। मतलब ये भुवनेश्वर में है और ये जैन मंक्स के लिए हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन है। ऑल केव्स आर शेप्ड लाइक फ्लावर्स एंड आर कार्व्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट बोल्डर्स। हो सके तो पेन पेपर लेके बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, तो दैट लिखते चलो, कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल केव्स, सारी गुफाएं। एक चीज़ और, क्योंकि डिस्क्लेमर ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि लोग फिर ज्ञान ज़्यादा देते हैं कि देखो मुझे भी नहीं पता है किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं सीजल में। ये ऑन द बेसिस ऑफ जो एक अभी आंसर की आई है स्टोन की, उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे तो चीज़ें काम आएंगी। हम हर चीज़ वो करके जाएंगे जो हमें प्रोबेबल लगती है। अब क्या वहाँ पर होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हम वहाँ पर सबसे अच्छी पोजीशन पे होंगे, क्योंकि इतना करने के बाद अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बन रहा होगा, ये भी बात सत्य है, ठीक है? ये माइंडसेट लेके वहाँ पे बैठना है पेपर में कि इतना रगड़ने के बाद, इतना घिसने के बाद, सारे ट्रिक्स और सब कुछ नॉलेज गेन करने के बाद अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बन रहा होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल केव्स आर शेप्ड लाइक फ्लावर्स एंड आर कार्व्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट बोल्डर्स। सारी गुफाएं ही किसके फॉर्म में है? फ्लावर्स के में, यानी फूलों के आकार में। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए कि भाई कोई गुफा फूल के आकार में कैसे हो सकती है? मान लेते हैं एक है भी, सारी ही गुफाएं हैं, मतलब एक भी गुफा अगर फ्लावर के शेप में नहीं होगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर ऑल होता है, ये ऑल एक एक्सट्रीम कीवर्ड होता है। एक्सट्रीम कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को गलत बनाते हैं, जैसे कि ऑल हो गया, नेवर हो गया, नन हो गया, ओनली हो गया, सोलली। सोलली का मतलब वही ओनली ही होता है, ठीक है, कि सिर्फ यही। ये सारे एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं। तो जब भी ये आते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना होता है कि ऐसा नहीं कि बस ऑल ले लो गलत मार दिया। भंड बुद्धि नहीं रखनी है, थोड़ा सा देखना भी है। ऑल केव्स आर शेप्ड लाइक फ्लावर्स, तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। सारी गुफाएं एकदम बनी हुई हैं फूल, वाह फूल बनी हुई हैं, क्या बात है। तो दूसरा वाला गलत है, अपने आप आंसर आ गया। लेकिन इतने भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बैठना है, क्योंकि तुमने इसको नॉलेज से एलिमिनेट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ट्रिक का इस्तेमाल किया। तो तीसरा पढ़ लो क्या जाता है। ईच केव हैज़ मल्टीपल श्राइन्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट बुद्धिस्ट डेटीज। हर गुफा में जो मल्टीपल श्राइन है डेडिकेटेड टू डिफरेंट बुद्धिस्ट डेटीज। पहला बोल रहा है जैन मंक्स को। तो जब भी इस तरह का हो मामला तो आपको साफ देखो। वैसे तो ठीक है, 3 गलत है, गलत लग रहा है कि हाँ हर केव बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है। पहला बोल रहा है जैन को डेडिकेटेड है, दोनों में से किसी एक को डेडिकेटेड होगी, ठीक है। तो अब भाई दोनों में से किसी एक को डेडिकेटेड होगी, या तो सही होगा या तो गलत होगा, तो मैं इसको गलत मानूंगा। क्यों? कि वैसे भी मेरा आंसर 2 को एलिमिनेट करके ओनली 1 ही आ रहा है, पहला। दूसरा, अब ये बोल रहा है जैन, ये बोल रहा है बुद्धिस्ट, तो ये बात तय है कि 1 और 3 कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह के भी आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि भाई मुझे साफ देख के समझ में आ रहा, पहला बोल रहा है कि जैन मंक्स के लिए है, तीसरा बोल रहा बुद्धिस्ट के लिए है, तो 1 और 3 साथ में तो नहीं रह सकते हैं, ये बात तो तय है। दूसरा करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द रीजनल फीचर्स ऑफ गुजरात मेडिवल आर्किटेक्चर। गुजरात के मध्यकालीन वास्तुकला की क्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है।
आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इन गुजरात ऑफन इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम लोकल टेम्पल ट्रेडिशंस। आप टाइम लीजिए, जल्दी में मत रहिए, ठीक है। आपको लग रहा है आप पहले आप यही करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए उसको, क्या है आंसर बनाइए, कॉपी में लिखिए, तब देखिए। अगर मैं बता रहा हूँ इस लेक्चर का आपको एकदम मोस्ट आउटपुट निकालना है ना, तो यही बेस्ट तरीका है, रादर दैन कि तुरंत कमेंट के आंसर्स देख लेना या फिर मेरा आंसर सुन लेना। आप वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो कि क्यों गलत होगा, क्यों सही होगा, और खुद को रीज़न बताओ कि इसलिए सही है और इसलिए गलत है ये, या फिर तुम्हारी गट फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इन गुजरात ऑफन इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम लोकल टेम्पल ट्रेडिशंस। Structures such as mosques and tombs in Gujarat featured ornamental carvings like runs and bell motifs. Gujarat's architectural style strictly avoided any decorative influence from indigenous practices. Okay? अब अगर हम तीसरे को देखो तो ये एक्सट्रीम कीवर्ड है और बोल रहा है कि गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल ने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को अवॉइड किया कि कोई भी डेकोरेटिव इन्फ्लुएंस ना हो इंडिजिनस प्रैक्टिस से। मतलब कि जो स्वदेशी प्रथाएं हैं गुजरात का, मान लो गुजरात की जो प्रथाएं हैं, गुजरात की जो प्रैक्टिसेस हों, उनको डेकोरेटिव इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही ना लाया जाए, कोई कहीं पे एकदम दूर दूर तक। क्यों भाई? लॉजिक तुमको समझ में आता है कुछ इस बात का? भाई हर जगह लोकल का इन्फ्लुएंस तो होता ही है, हर जगह लोकल का इन्फ्लुएंस होता है, कहाँ नहीं होता है। अब अगर मैं गुजरात में जाऊँगा तो मुझे गुजरात का नहीं क्या कर्नाटक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। मैं जाऊंगा अगर मान लो कि कर्नाटक में, तो मुझे क्या मणिपुर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। और पहला बोल रहा है आर्किटेक्चरल फॉर्म इन गुजरात ऑफन इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम लोकल टेम्पल ट्रेडिशन, यानी कि लोकल टेम्पल ट्रेडिशन से उसने इनकॉर्पोरेट किया है एलिमेंट को। अगेन 1 और 3 साथ में नहीं रह सकते हैं। 1 बोल रहा है इनकॉर्पोरेट किया लोकल टेम्पल ट्रेडिशंस को, यहाँ बोल रहा है इंडिजिनस प्रैक्टिस कुछ लिया ही नहीं है। साफ समझ में आ रहा है 1-3 में कोई सही होगा, और मैं 3 को क्यों ही सही मानूंगा। 1 और 3 मुझे अगर सही मानना है तो भाई मैं 1 को मानूंगा ना, 3 को क्यों मानूंगा? क्योंकि वो ऑब्वियस ही बात है। एंड ऑफन जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो जनरली सही होगा। ऑफन एक एक्सट्रीम नहीं, जनरलिस्टिक कीवर्ड है। जैसे जनरलिस्टिक कीवर्ड होते हैं आपके में, कुड, जो पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, ठप्पा नहीं मारते हैं। ठप्पा जो मारते हैं वो जनरली गलत होते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं ऑफन, अक्सर, ऐसा नहीं कि हमेशा, अक्सर ये इनकॉर्पोरेट करते थे, अक्सर, हमेशा नहीं, ठीक है। मे, कुड, माइट, ऑफन, ये जनरलिस्टिक होते हैं, ठीक। तो अब 3 हुआ अगर गलत तो पहला हुआ तो अपने आप सही। दूसरे को देखते हैं। स्ट्रक्चर सच एज मॉस्क एंड टूम्स इन गुजरात फीचर्ड ऑर्नामेंटल कार्विंग्स लाइक टूरान्स एंड बेल मोटिव्स। मैं बड़े आहिस्ते से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग लगे सर हाँ ठीक है पता है, क्योंकि आप देख चुके हैं, लेकिन आहिस्ते से बता रहा हूँ इसीलिए कायदे से। अब मैं ये अगर मान लो कि तुम्हें ये 1 भी तो सर हमने तो 1 टिक किया था, हमें 2 गलत लग रहा था, तो क्यों गलत लग रहा था? मैं सोचना मतलब समझना चाहूँगा आपकी मेंटालिटी क्यों गलत लग रहा है। स्ट्रक्चर सच एज जो मस्जिद हो गए, मकबरे हो गए, ठीक है। टूम्स इन गुजरात फीचर, इन्होंने क्या फीचर किया? कार्विंग्स लाइक रन्स एंड बेल मोटिव्स। ये स्टेटमेंट तभी गलत हो सकता है अगर इनमें कोई बदलाव होगा। सिंपल सी बात है। वो बोल रहा है कि जो मस्जिद और ये सब गुंबद वगैरह हैं, मकबरे वगैरह हैं गुजरात में, तो वो ये फीचर करते थे, रन्स एंड बेल मोटिव। तो ये गलत तभी होगा जब ये नहीं कुछ और फीचर करते थे। अब तुम खुद सोचो ये कहाँ से उठा के लाया होगा। जैसे मान लो कि 1873 को मैं 1872 करना बड़ा आसान है, इसको 1873 को 1973 बड़ा आसान है। लेकिन इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, अब ये कोई डेटा नहीं है जिसको बड़ी आसानी से मोल्ड किया जा सके। करने को बिल्कुल किया जा सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद सोचो स्पेसिफिक इन कीवर्ड्स को चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। या फिर ईजी कोई इतना आसान नहीं है कि भाई रन्स और बेल मोटिव्स की जगह आपने कुछ और रख दिया, ठीक है। क्लियर है? और आपको लग रहा है नहीं ऐसे कैसे वैसे कैसे, सिंपल, आप उसको मत करिए। लेकिन किस तरह से किया जा सकता है वो मैं सिखा रहा हूँ। आपको लग रहा है अपना ज्ञान हम नहीं हमें ऐसा लग रहा है, तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। अगेन डिस्क्लेमर है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना ही है टेक, नहीं करना ही ये करना है, बस मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूँ। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें ना करें, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ, इट इज़ टोटली अप टू यू टू टेक योर डिसीजन, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक, ये कोई डेटा नहीं है,
और कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्ट भी नहीं है कि ये चीज़ गुजरात में हुई थी, ये चीज़ कर्नाटक में हुई थी, तो स्टेट का नाम भी बदलना आसान होता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग दी साइमन कमीशन एंड दी नेहरू रिपोर्ट. आई थिंक इसमें कोई वो नहीं लग रहा है, ठीक है, ये क्योंकि जैसे मैंने बताया सारे स्टेटमेंट वाले मैंने क्वेश्चन रखे हैं सो दैट कि वो ना लगे कि स्पेसिफिक बस मैंने वही क्वेश्चन रख लिए हैं, ठीक है. वैसे ना भी रखते तो ऐसा कोई पर्पस नहीं था, लेकिन इसका आंसर आप बता सकते हो क्या होगा. साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसमें लिखा है ऑल इंडिया कॉम्पोजिशन था. नेहरू रिपोर्ट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, डोमिनियन स्टेटस के लोग ये बोला था, तो ऑप्शन नंबर 1. खैर नॉलेज अगर हम ले रहे नहीं है, मेन इस पर फोकस करते हैं. अगेन करिए इस क्वेश्चन को, 4th वाले को पॉज करिए, आराम आराम से आहिस्ते से करिए, फिर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा अपना. सर डांट क्यों रहे हो? डांट नहीं रहे हैं. एक्चुअल में होता ये है कि जब पेपर हो जाएगा तो कुछ लोग आएंगे, ठीक है, कुछ लोग आते नहीं एक्चुअल में, कुछ लोग पेड वो जो भी होते हैं, ठीक है, वो एक चलाई जाती है स्ट्रीम, कुछ इक्का दुक्का वीडियोज़ आएंगे कि नहीं नहीं ये कैसे हो गया, ये सर आप क्या सिखा रहे हैं. तो भैया कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है. नहीं हमें पता है, ठीक है, कि आप लोग सीखने ही आए हैं, आप में से एक्शन लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो इसलिए वो स्टार मार्क लगाना ज़रूरी होता है. बस डांट नहीं रहे. अभी तक ऐसे ही बता देते थे, लेकिन फिर होता ना एग्ज़ाम के बाद कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर शुरू में दे दिया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है. मैं चाहता तो इसको पेड भी कर सकता था और स्टूडेंट्स आते, ठीक है. फ्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी के पास होना चाहिए, ठीक है. दैट शुड नॉट बी लिमिटेड कि मैं ये चीज़ करवा दूँ, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया, अगर मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 दे दिया, ठीक है, मतलब दे तो भाई 3rd भी है, ठीक है, 3rd ने भी इम्प्लीमेंट किया था ऑल इंडिया रैंक 3rd का, मैंने सीजल में इंटरव्यू लिया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल है, चाहे सीजल ऑल इंडिया रैंक 3 देख लो, 6 देख लो, 5 देख लो, ठीक है, तो सब ने वो चीज़ किया, तो उसको मुझे किसी से ठप्पा लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट वो देंगे मुझे. लेकिन कई सारे ऐसे पेड चलाए जाते हैं, बस इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार स्टार मार्क लगाता हूँ, बस कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविंशियल आर्किटेक्चर इन मेडाइवल इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. मध्यकालीन भारत में प्रांतीय वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें. बंगाल एंड जौनपुर डेवलप्ड डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स सेपरेटेड फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत. Regional styles often blended Islamic structures with local artistic traditions. Provincial styles remained completely uniform across all regions of India. अब यहाँ पे कर लिया होगा, टाइम मैं नहीं दूंगा, आप वीडियो पॉज करके करना, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम नीडेड है. तीसरा गलत होगा. क्यों? आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, चीज़ें बदल जाती हैं. आप गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है ना, आप जाओ, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ज्योग्राफी बदल गया, सोशल कल्चर सब बदल जाता है, और आप बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म है प्रोविंशियल स्टाइल्स अक्रॉस ऑल रीजन्स. ऑल एक्सट्रीम कीवर्ड है, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान गया. सारे रीजन्स में यहाँ से लेके कैसे कॉमन हो सकता है भाई? नॉर्थ इंडिया में अब मान लो कि अगर मैं टेम्पल आर्किटेक्चर को ही लूँ, यहाँ नगर है, यहाँ द्रविड़ है, यहाँ वेसर है, ये तो एकदम बड़े बड़े लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे तो अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. इंडिया भाई आपको पता है कितना डाइवर्स है, एक गांव से दूसरे गांव में जाने बदल जाता है, और आप यहाँ बोल रहे हो प्रोविंशियल स्टाइल कंप्लीटली यूनिफॉर्म है हर रीजन में. गया पहला वाला अपने आप सही हो गया, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे. अगर हमने नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेटर नहीं किया है तो फिर भी चेक करेंगे हम. बंगाल एंड जौनपुर डेवलप्ड डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल सेपरेट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की डेवलप करी डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर. अब इसमें क्या गलत हो सकता है भाई? क्या हो सकता है इसमें कि बंगाल और जौनपुर ने अपना खुद का आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप किया? नहीं डेवलप किया. क्या हो सकता है इसमें गलत? रीजनल स्टाइल्स ऑफन ब्लेंडेड इस्लामिक. ऑफन क्या सिखाया था यहाँ पे? ऑफन जर्नलिस्टिक है, सही होता है, खत्म. विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 कंसिडर द फॉलोइंग. ये भी आपका नॉलेज के बेसिस पे ही करवा चुका हूँ, ठीक है, तो एक बार जल्दी से बस रिपीट क्योंकि है तो करवाता हूँ. सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. नहीं, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंक्रीज हुई थी पहली बात तो. इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट, ये सही है आपका. एंड डायरेक्ट इलेक्शन इसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था. 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था मॉन्टाग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स, उसने किया था, ऑप्शन नंबर बी. खैर ये नॉलेज के बेसिस पे था, ये भी नॉलेज के बेसिस पे, इसको भी स्किप करेंगे. ये भी नॉलेज के बेसिस पे. इसमें सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना था एंड दैट वाज कि गंगा जो है घाघरा, गंगा को छपरा में मिलती है, ठीक है, इलाहाबाद में नहीं मिलती है. तो तीसरा वाला बस एलिमिनेट करना तो ख़त्म था आंसर, ठीक है. इसको करिए. अब ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन बन चुका है. क्यों? वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर दो सर,
क्या बात कर रहे हो सर? मैं आपका बैच बेचता हूँ बेटा, सुधर जाओ पांचाल, नहीं तुमको किसी ने उठा के भेज देंगे हम। करो करो। बर्थ कर लिया। बर्थ रेट थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल एनुअली। ये तो नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के लेक्चर मैंने आपको करवाया था, ठीक है, क्लियर। और दूसरा है ठीक है, पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स। ऑब्वियस बात है, हमने देखा था कि एक प्लेस ऑफ ओरिजिन होती है एंड एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होती है। पुश फैक्टर वो होते हैं जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं, एंड प्लेस, और जो पुल फैक्टर होते हैं वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसको लेस अट्रैक्टिव पुश फैक्टर, इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव पुल फैक्टर। तो पुल फैक्टर इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स। यस, नॉलेज के बेसिस पे इसको तो कर सकते हो। डेथ रेट इज ऑलवेज, हमेशा क्या एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है, इसके लिए लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए नीड नहीं है, ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक कीवर्ड काफ़ी है, ऑलवेज, नेटो, ख़त्म, ठीक है। डेथ रेट हमेशा ही हमेशा ही हाई होता है। अरे नहीं भाई, हाई कैसे होता है हमेशा? लास्ट स्टेज जो होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का, DTM का, उसमें पहला फेज़ होता है जहाँ पर हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट रहता है। देन उसके बाद डेथ रेट गिरता है, बर्थ रेट अभी भी हाई रहता है, डेथ रेट गिरता है, फिर, और मतलब पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है वो सेकंड स्टेज में होता है। और इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जरा कमेंट करके बताएंगे किस स्टेज में हुआ था, किस फेज़ में हुआ था इंडिया में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। और अगर गलत बताया तो देख लेना फिर, ठीक है। थोड़ा सा ही लेक्चर डाला था आधे घंटे का, उसमें भी अगर तुम गलत करोगे तो फिर हो गया। और जो लास्ट स्टेज होती है उसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लो हो जाते हैं, तो हमेशा ही रहता है, गलत है। वो नॉलेज से भी कर सकते हैं और नेटो से भी। पुश फैक्टर कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। सिंपल, सिविल अनरेस्ट, लैक ऑफ जॉब्स एंड नो बेटर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, वॉर, ठीक है, ये सारे कॉजेज होते हैं पुश फैक्टर। पुल फैक्टर, बेटर लिविंग कंडीशन मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो पुल फैक्टर होते हैं। तो ये भी सही है, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी, ओके। एक्सप्लोजन कब हुआ था इंडिया में? तो 1901 से लेके 11 तक स्टैगनेंट था। 1911 से 1901 से लेके, एक सेकेंड रुको, 1921 तक स्टैगनेंट था। देन 1921 से 1951 तक क्या हुआ? स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, 1921 को ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं। एंड 1951 से लेके 81 तक एक्सप्लोजन हो गया। 1981 के बाद 2011 तक पॉपुलेशन ग्रोथ बट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफन डेवलपिंग डीप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई हॉट वेदर। ओके, ये तो आपका वो है ना, मतलब नॉलेज बेसिस पे है। ब्लैक में चाय और एप्पल की खेती नहीं होती, नहीं तो गुजरात और सदर्न MP और महाराष्ट्र में दबा के फिर चाय पत्ती और एप्पल कल्टीवेशन होता है, जो नहीं होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न नॉलेज नहीं दे पाऊँगा मैं, पक गया हूँ पढ़ा गया, सच बता रहा हूँ। The temperature in troposphere decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height. The temperature in mesosphere starts to decrease with the increase in altitude and reaches up to -100 degree Celsius at around 80 किलोमीटर। ये भी नॉलेज के बेसिस पे है। इसमें आंसर की मैं गलत दिया हुआ था, ठीक है। टेम्परेचर 165 मीटर में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ये सही है, लेकिन आंसर की मैं गलत दिया हुआ था, ठीक है। और 1 किलोमीटर हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। और मेजोस्फीयर में 80 किलोमीटर की हाइट पे जब वो जो उसका एकदम मीजोपॉज होता है, जहाँ से मेजोस्फीयर खत्म और थर्मोस्फीयर शुरू होता है, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। जरा बताओ तो ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और नहीं बता पाए ना तुम, तो देखना भी तुम कैसी रिलाई होगी तुम्हारी। वो कौन बोल रहा था? सूतक में। आज तो सुताई करेंगे, आज तुम्हारी हम सूतक में तुम्हारी सुताई होगी आज। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UK में है। और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इसको डेवलप किया जाएगा, जो टेलीस्कोप्स हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। इसमें इंडिया भी एक मेंबर है, रिमेंबर दिस, ओके। क्या बताना है बुद्ध?
बता दो ना लिख रहे हो, अब तो मैं जब तुम कमेंट करोगे तो मुझे तो बता दो ना ही दिखेगा ना। सर एक अनुरोध है कि अंग्रेजी की तरह गणित के भी शिक्षक पकड़ कर ले आइए, क्योंकि गणित के बाकी शिक्षक तो आपस में ही गोली बम टैंक तलवार लाठी डंडे सब। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडियाज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम 1901 से 2011? रूरल पॉपुलेशन हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर, द परसेंटेज शेयर ऑफ rural population in total population has steadily declined. Urban population first exceeded 100 million in 1981. इसमें सारे ही सही हैं, इसमें ऐसा कोई एक्सट्रीम कीवर्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा। हाँ डेटा है, बट यहाँ पे तीनों ही सही हैं, और डेटा को याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन 100 मिलियन कब एक्सीड करी? 1981 में, ठीक है। और रूरल पॉपुलेशन हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ स्टेडली डिक्लाइंड। ओके, ये करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सम इकोनॉमिकली, कुछ इकोनॉमिकली डेवलप्ड नॉर्दर्न स्टेट में लो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों है? लो चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आपको एक रीसेंट शॉर्ट मिलेगा, ठीक है, हो सकता है आज ही मिले। तो लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? सेक्स रेशियो होता क्या है? इंटरनेशनली उसकी डेफिनेशन अलग है, नेशनली अलग है। हमें इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है नेशनल से। इसका मतलब होता है 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल है। इंटरनेशनली होता है 100 लड़कियों के लिए कितने लड़के हैं इंटरनेशनली, ठीक। खैर, तो ये इंडिया का कितना है? 943 है 2011 के सेंसस के हिसाब से, पता है ना आपको। हरियाणा में सबसे लोवेस्ट है, कितना है ज़रा बताइए, और केरला में सबसे हाईएस्ट है। अब लो चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब गंदी बात है। गंदी बात क्यों? मतलब वहाँ पर फीमेल फीटिसाइड वगैरह होता होगा, तभी तो फीमेल कम है वहाँ पे। तो अगर कोई गलत चीज़ है तो कोई अच्छी चीज़ की वजह से तो हो नहीं सकती। इनपुट अच्छा डालोगे तो आउटपुट अच्छा मिलेगा, इनपुट गंदा डालोगे तो आउटपुट भी गंदा मिलेगा। अब इनपुट तुम्हारा ये है कि तुम साक्षरता दर बढ़ा रहे हो, एम्पावर हो रही है वेमेन, तो उसकी वजह से कोई गंदी चीज़ होगी क्या? तुम खुद सोचो, क्या ये फैक्टर हो सकता है लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का? जेंडर इक्वल पॉलिसीज यानी लैंगिक समानता की कोई नीति है, वो स्ट्रेंथन कर रही है गवर्नमेंट और अचीव कर रही है नीति को, जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, तो उससे सेक्स रेशियो कम होगा क्या? नहीं होगा, बचा गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स। भारत की प्रमुख जल निकासी प्रणालियों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार न करें, उत्तर दें सीधा। और इसमें ठीक है यार, ये नॉलेज बेस्ड है, सब कर चुके हैं। ये भी नॉलेज बेस्ड है, कर चुके हैं। ये क्वेश्चन करिए, BNS भारतीय न्याय संहिता, जहाँ लंबा लंबा स्टेटमेंट मिलेगा। और हाँ, ये लंबार्डी वाली टेक्निक भी कुछ लोगों ने निकाली थी कि जो लंबा वाला ऑप्शन होता है वही अंतर होता है। ये मेरी नहीं है भाई, अपने रिस्क पे लगाना उसको लंबार्डी टेक्निक को, कि जो लंबा ऑप्शन है वो मैंने बताया था। जो सोफिस्टिकेटेड है, जो होलिस्टिक है, जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी आगे देखेंगे, रुक जाओ सब्र करो, ठीक है। सर 4.0 बैच कब आ रही है? आई एम वेटिंग भाई। मुझे इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पे मैसेज ही डालना पड़ेगा, रोज़ इसके रिगार्डिंग मैसेजेस आते हैं भाई। सीजल ख़त्म हो जाने दीजिए, मिड ऑफ सितंबर में तब आएगा, ठीक है, मिड ऑफ सितंबर में। भारतीय न्याय संहिता introduces community service as a punishment for minor offense. Okay, the scope of summary trials has been limited to only serious offenders. The reformative approach aims to ensure societal भाई कितना, मतलब देख रहे हो कितना सोफिस्टिकेटेड होलिस्टिक टाइप का, ऐसा लग रहा है गले लगा लें स्टेटमेंट को। तो नहीं लग रहा तुमको कि ऐसे बस पकड़ लें, बस नहीं लग रहा तुमको, ऐसा फील नहीं आ रहा है? रिफॉर्मेटिव अप्रोच एम्स टू एंश्योर सोसाइटल री इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते नहीं हैं, ठीक है। ओनली सीरियस ऑफेंसेस के लिए ही समरी ट्रायल्स है, ये गलत है। किसी और ऑफेंस के लिए भी होगा अगर, तो अपने आप ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। दूसरा गलत उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 16th कर सकते हो इसको, बट ये वैसे भी करवा चुका है, ये नॉलेज बेस्ड है। एंड दैट इज़ कि यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस पर पार्लियामेंट नहीं, स्टेट का लेजिस्लेचर बनाएगा, तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। 2 को एलिमिनेट करना है, गया 1 अपने आप सही हुआ, 4 अपने आप सही हुआ, 3 RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी आर ऑल अंडर द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द यूनियन। हाँ, इसको इसलिए रखा था मैंने क्योंकि अब देखो ये सही है पहली बात, ठीक है, या ये सही है 1 3 4। अब कोई ऐसा है, हो भी सकता है कि ऑल है, एक्सट्रीम कीवर्ड है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि सीधा देख के गलत नहीं मार देना, पढ़ना भी है।
इसमें ऑल मतलब ऑल नहीं है, ऑल का मतलब ये 3 चीज़ें बस। उसने मेंशन कर रखा है ऑल का मतलब क्या है, आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी का सब ये यूनियन का सब्जेक्ट है बिल्कुल। आरबीआई को क्या यूपी एमपी स्टेट वगैरह सब देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज ये सब स्टेट देखेंगे, करेंसी वगैरह नहीं, यूनियन देखेगा। और ऑल का मतलब ऑल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें जो लिखी हुई हैं ऑप्शन में वो है। हाँ बताओ क्या होगा इसका आंसर, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर दो। सर 39 स्पेस मिशन एक साथ बता दिए आज की क्लास में, याद करने में कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ बता दो बेटा। ओ बेटा इधर सुनो, मैंने बोला है सिर्फ मिशन पहले याद कर लो, मिशन याद कर लो, बात ख़त्म। सब नहीं रटना है बैठ के, पहला। दूसरा, कम दे दो तो भी दिक्कत है, ठीक है, ज़्यादा दे दो तो भी दिक्कत है। खैर अब उसमें मैं कमेंटबाजी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके मिशन याद करो, ठीक है, मिशन याद करो। सब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब नहीं रटना है, सिर्फ मिशन ध्यान रखो। जो नहीं याद हो रहा है बस उनमें टिक कर लो, जो नहीं याद हो रहा है बस थोड़ा बहुत उसको देख लो। रट्टा ऐसा रट बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है कि वहाँ लिखना है, वहाँ पर कर दोगे, बस थोड़ा बहुत हिंट ड्रॉप कर लो अपने लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ किसी चीज़ से एसोसिएट कर लो। सिर्फ पार्लियामेंट को ही है पावर कॉन्करेंट लिस्ट में, ये तो नॉलेज से किया जा सकता है, इसके लिए ओनली और एक्सट्रीम कीवर्ड वो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं, और दोनों ने बना दिया तो किसका प्रिवेल करेगा ज़रा बताइए। गया गया। अब ये चेक करना है दो तो सही है ही, पहला वाला सही है कि नहीं, इसमें तुम मत लगा देना ओनली और निट्टो वगैरह। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स दी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट, सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट। यस 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। ओके ये तो कर ही सकते हो, ठीक है, दोनों सही हैं, ओके, नॉलेज बेस्ड है। ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमनली आर कॉमन टू यूनियन एंड स्टेट्स कंट्रोल बाई स्टेट गवर्नमेंट ओनली, तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यूनियन गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती, इसलिए गलत है यह, ठीक। और ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल नंबर 312 किसको, एक नई ऑल इंडिया, अभी 3 है, आईएएस आईपीएस और आईएफओएस, ठीक है, किसको बनाने का पावर है ऑल इंडिया सर्विस को, तो राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है। सेम अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है एक मान लो रेजोल्यूशन, तो पार्लियामेंट ऑथराइज हो जाती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी लेजिस्लेट करने के लिए, ठीक है। 5 सिनेरियोज हम पढ़ते हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। 5 कंडीशन, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, राज्यसभा वाला जो भी बताया, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बोल देते हैं तो, और 5वां है अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी एनफोर्स करनी है तो। रीड द बिलो स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट लॉज, समवर्ती सूची कानूनों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पढ़ो भाई। यूनियन लॉ ओवर राइट स्टेट, अगेन नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, सही है, सही है, दोनों सही है। इनको मैं हटवा दूंगा पीपीटी से, ओके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे पूरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, हॉट टॉपिक रहेगा, उसी में मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। ये सब नॉलेज बेस्ड है आपके, ऐसा ने बताया था, सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे रख लिए थे। ओके ये करिए अभी। 28 विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी वॉलेंट्री, कितने क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं, 50 के आसपास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है कौन सा कथन है। इट प्रमोट्स स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स टू रिड्यूस एमिशंस, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज द नोडल एजेंसी, द स्कीम इंसेंटिवाइजेस बायर्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंट न्यू व्हीकल्स ओनली इन अर्बन एरियाज, यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में ईंधन कुशल नए वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, सिर्फ शहरी क्षेत्र में, और रूरल में कर दिया तो फिर क्या करोगे। पीएम मित्र स्कीम के बारे में कौन सा सही है, पीएम मित्र योजना के बारे में बताइए।
सर आपने बहुत दिन से खुराक नहीं दी, मन कर रहा है खाने का। अच्छा, तुम वही भोला हो क्या जो बैच के पहले दिन, बैच के पहली क्लास में आए थे? बड़ा गूज़बम्स टाइप आ रहा है भाई कि न जाने कब आया था बैच, स्टार्ट किया था और फिर से एक नया बैच स्टार्ट होगा। चलो, पीएम मित्रा स्कीम, तो इसमें मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी आजकल स्कीम के नाम रखे जाते हैं उसी में उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है, ठीक है। टी से यहाँ पे टेक्सटाइल पकड़ना है आपको, ठीक है। टी से यहाँ पे टेक्सटाइल पकड़ना है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको लॉन्च करेगी। यानी दोनों असर्टिव, मतलब असर्टिव इन दी सेंस कि अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, क्योंकि अगर टेक्सटाइल से डील करते तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ही होगा। जैसे कि वहाँ पर अभी तक हमने 2-3 ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि अगर ये दोनों एक साथ में तो नहीं हो सकते हैं, देखा था अभी, ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक साथ, अगर ये सही है तो ये भी होगा, यानी दोनों एक साथ तो होंगे होंगे, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। द स्कीम प्रमोट सिनर्जी अमंग टेक्सटाइल वैल्यू चेन। हाँ, टेक्सटाइल भी है, सिनर्जी, वाह वाह, कितना होलिस्टिक, कितने सोफिस्टिकेटेड टाइप के कीवर्ड्स दिख जाएं तो भाई तौबा तौबा अगर आप इनको गलत समझें तो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन अमंग द सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट में यानी कि दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या है। A high number of juvenile elephant deaths in Karnataka are due to elephant endotheliotrophic herpes virus। ठीक है, ये तो एक फैक्ट है, इसको आप सही गलत कंसिडर कर सकते हो, इसमें मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये सही होता है गलत होता है, ठीक है। हाई नंबर, अब यहाँ पर साफ देख के समझ में आ रहा है कि एलिफेंट की डेथ और एलिफेंट का ही वायरस है, तो ऐसे को कभी गलत मानना नहीं, ठीक है। ये असर्शन रीज़न का नहीं है, असर्शन रीज़न के मैं अलग से बताऊँगा कैसे करना है, एक नहीं होगा तो डाल दूंगा वीडियो, ठीक है, शॉर्ट सा रिकॉर्डेड वीडियो। इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव टू ट्रैक, छोड़ो इसको, विच इज द फॉलोइंग सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाई सोलर स्टॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सौर तूफान से प्रभावित हो सकती है? पॉज करके करिए। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से ये चीज़ से क्या इफेक्ट हो जाएगा, जनरली इनमें ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर होता है, मान के रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और अगेन ये ना समझना कि सर वो तो है इसलिए हो सकता है आपने बता दिया। मैं बोल तो रहा हूँ 2 साल पहले निट्टो की टेक्निक्स देख लो, सब पड़ी हुई हैं, कुछ नया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं और हवा में नहीं बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्यों? अब मान लो कि सबमरीन कम्युनिकेशन केवल कैसे होता होगा, कुछ तो होता होगा, कुछ ना कुछ तो। अब तुमको अगर लग रहा है, जैसे मान लो सोलर स्टॉर्म से कोई बोल दे कि अंडरग्राउंड वाटर इफेक्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है कि भाई ज़मीन का के अंदर का जो पानी उस सोलर स्टॉर्म से कैसे इफेक्ट हो जाएगा। साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम आंखें बंद कर लेनी एकदम, लेकिन जैसे जीपीएस का अगर सिग्नल का एक्यूरेसी हो रहा है तो सबमरीन का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो रहा होगा, पावर ट्रांसमिशन भी कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। अगर तुमको लग रहा है सर पाइपलाइन समझ नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 का कोई ऑप्शन भी नहीं है, 1 2 3 का कोई ऑप्शन भी नहीं है, मारो डी, आगे बढ़ो। समझ रहे हो ना? अगर जीपीएस सिग्नल एक्यूरेसी खराब हो रही है तो ट्रांसमिशन जो सिस्टम उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ही सोलर स्टॉर्म से, और कम्युनिकेशन केबल भी कुछ, क्योंकि जीपीएस और कम्युनिकेशन आपस में तो लिंक्ड ही है, और लिंक्ड है तो 1 और 3 भी ऑप्शन कहीं नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। वाह, आज के इस पावन अवसर पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लूनर इक्लिप्स बेटा क्या होता है, वीडियो जाके देखो, 12 बजे दोपहर के डाले थे, पूरा उंगली दिखा के, और तुम लोगों ने ज्ञान भी आज पूरा पेल दिया। नाखून काटो बेटा, नेल कटर खरीदने के अब मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरे नाखून कभी कभी तुम्हें बड़े दिख जाते हो, मुझे पता होता है कि अब नाखूनों पे कमेंट आने वाला है, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ नॉलेज पे पूरी तरह से बेस्ड है, और यहाँ पे कोई भी आपकी ट्रिक काम मतलब नहीं है, ये नॉलेज से साफ हो जाएगा। बाय 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 बाय। जाओ भाई। Consider the following statements carefully. A pressure cooker operates by decreasing the pressure inside, which lowers the boiling point of water. Food cooks faster in a pressure cooker because the higher pressure allows water to boil at a temperature above 100 degrees Celsius. Superheated steam within the cooker increases the rate of heat transfer of food, leading to faster cooking. बताओ जल्दी से।
हेलो सर, हम मेरी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में क्लास कर रहे हैं, तो बेटा ये बताने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ये बताने की ज़रूरत क्या है? ले रहे हो तो लो साथ में, बड़ी अच्छी बात है। ये तो तुम दोनों मिल साथ में बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, ये अपने आप में काफ़ी विचित्र बात है वैसे तो, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि साथ में हो लेकिन पढ़ रहे हो। वैसे ये ठीक ठाक काम नहीं है, ठीक है? साथ में पढ़ाई नहीं करी जाती है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3। अ प्रेशर कुकर ऑपरेट्स बाय डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या सही होगा बताओ? तो पहला बोल रहा है कि प्रेशर कुकर ऑपरेट कैसे करता है, प्रेशर को अंदर डिक्रीज करके, प्रेशर को अंदर कम कर देता है। अब तुम खुद बोलो, वो नाम का ही प्रेशर कुकर, अंदर प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है मान लेते हैं। यहाँ बोल रहा है इंक्रीज करेगा। 1 और 3 तो कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, 1 और 3 तो कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, ये तो बात सही। और अगर ऐसा है तो बी और डी दोनों गलत हो गए, बी और डी दोनों गलत हो गए। सही कौन सा होगा हमें साफ समझ, अगर मुझे 1 और 3 में चुनना है तो मैं 3 को चुनूंगा, 1 को थोड़ी ना चुनूंगा। खत्म। चलो अगला करो। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट। सर सर आपको सूरजकुंड मेला में देखा था। अच्छा, सूरजकुंड मेले में देखा था। विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गुड़ी पड़वा फेस्टिवल। तो गुड़ी पड़वा के बारे में कौन सा सही? इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर फेस्टिवल। ये तो नॉलेज से हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर यही न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। द टर्म गुड़ी रेफर्स टू सेक्रेड स्क्रिप्चर रिसाइटेड ऑन दिस डे। ये नॉलेज से होगा, इसका मतलब विक्ट्री होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ओनली 1 होगा बिकॉज तीसरा वाला भी गलत ही होगा यहाँ पे, ओनली 1। ये भी नॉलेज से होगा, ये भी नॉलेज से होगा। हमने देखा था ये जो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर है, ये सऊदी अरेबिया का नहीं, कुवैत का है, ठीक है। तुहिन कांता पांडे नए सेबी के चीफ हैं। सेबी कब बना था? 1988 में, 1992 में स्टैट्यूटरी रिकग्निशन इसको मिला था। और पहले इसकी कौन थी? माधवीपुरी बुच थी, जो कि फर्स्ट वेमेन थी और फर्स्ट नॉन IAS चेयरमैन भी थी इसकी। उलपिन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताइए। उलपिन assigns a unique ID to every land parcel in India, is a 14-digit identification number. Ulpin helps track land ownership and resolve dispute. Ulpin is only for urban areas and not rural land. Only for urban areas. Again वही जो पीछे देखा था, सिर्फ अर्बन एरिया के लिए। गलत है, गलत है, सिंपल। चौथा तो नहीं होगा, चौथा तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब मुझे चुनना है 2 and 3 and 1, 2, 3। साफ समझ में आ रहा है कि 2 and 3 होगा। 1 को पहले मुझे टारगेट करना है, 2 और 3 भी देख लूँगा, लेकिन इस हिसाब से देख के समझ में आ रहा है कि पहले को मुझे पहले टारगेट करना चाहिए। इट असाइंस अ यूनिक ID टू एवरी। साफ समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर ID की बात हो रही है, ठीक है। और ये भी वही बोल रहा है कि भाई ID देने की बात हो रही है। सही है पहला, ख़त्म। 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि अगर मुझे नहीं भी पता है कि 14 डिजिट का है, 12 डिजिट का, 10 डिजिट का है, लेकिन मैंने 4 एलिमिनेट किया, 2 और 3 अपने आप सही हो गए। ये है फ़ायदा इसका, ओके। चलो ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मिशन शक्ति? इट इज़ एन इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 2022. इट इज़ रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. द स्कीम इंक्लूड्स सामर्थ एंड संबल सब स्कीम्स। अब विमेन एम्पावरमेंट का ये प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगेन वही टेक्सटाइल वाली चीज़ कि अगर ये विमेन प्रोग्राम है तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा। वो बात अलग है कि हाँ ये इसमें फेरबदल हो सकता है, यहाँ पे नहीं है, सही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता है कि यहाँ 2022 में ही है तो ये दोनों एक साथ तो होंगे ही होंगे। समझ रहे हो आप? वो वाली चीज़, या तो दोनों होंगे एक साथ या तो दोनों कभी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। ये वाली चीज़ भी एक टेक्निक मान लो, ट्रिक मान लो, जो भी है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन्हीं में से कोई हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। द स्कीम इंक्लूड्स सामर्थ एंड संबल सब स्कीम्स, से भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था वही चीज़ कि दोनों साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो चीज़। इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या फिर जैसा भी होगा वो मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो ये तो आज आपका हो ही गया, आदित्य L1 वगैरह सब कुछ। ये वाला भी करिए जरा, 42 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब 7 मून्स ऑफ माली अलमीडा, विनर ऑफ 2022 बुकर प्राइज। नॉवल इज सेट ड्यूरिंग the civil war in Sri Lanka and explores the afterlife of a photojournalist. It is a non-fictional account of archaeological excavations in the Gandhar region. The author Sahan
करुणा तालिका यूजेस सटायर एंड घोस्ट टू कमेंट ऑन वायलेंस, मेमोरी एंड पॉलिटिकल ट्रॉमा। अब साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ है गांधार रीजन, तो भाई दोनों एक साथ तो कभी हो नहीं सकते हैं। ख़त्म। समझ में आई चीज़, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते ना, कभी श्रीलंका की वहाँ बात हो रही है, यहाँ गांधार रीजन की बात हो रही है, और ये सेहान करुणा तालिका श्रीलंकन नेम लग रहा है, तो मुझे इन दोनों के बीच में लिंक समझ में आ रहा है। और दो स्टेटमेंट तो सही होंगे ही होंगे, तो मैं 1-3 को चुनूंगा। ठीक, ये वाला करो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु आर रेफर टू, ये स्टेटमेंट वाले नहीं है। अब इसके आगे जो आएंगे आपके एट दिस क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट वाले नहीं है, वो ऐसे ही है कि मतलब लंबे चौड़े स्टेटमेंट टाइप है, और सॉरी ऑप्शंस हैं वो। सर रमईपुर में परमार कॉम्प्लेक्स आपका है क्या? मैं गया था पूछने तो भगा दिया। तो अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया सत्यम? अगर तुम वहाँ गए पूछने तुमको भगा दिया तभी तुमको समझ नहीं आया? क्यों? लोग कुछ भी परमार लिखा हुआ देखते हैं तो बस ये शराब का है क्या? मतलब क्या हर चीज़ परमार मेरी है? इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। रमईपुर में कहाँ पे है? मतलब मैं जानता तो हूँ रमईपुर कहाँ है, कानपुर में ही है, लेकिन कहाँ पे रमईपुर में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर रेफर्ड टू एज शेख ज़्यादा और हिंदुस्तानी। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में शेख ज़्यादा और हिंदुस्तानी कौन थे? सेंट्रल एशियन नोबल्स थे, टर्किक ओरिजिन सर्विंग द मुगल्स, राजपूत कन्वर्ट्स एलिवेटेड टू नोबल रैंक्स फॉर लॉयल्टी, पर्शियन ट्रेंड ऑफिसर्स रिक्रूटेड फॉर फ्रॉम सफ़ा विद ईरान। और सफ़ा विद ईरान में किसने भाग के शेल्टर लिया था, असाइलम लिया था, शरण ली थी? इंडिजिनस मुस्लिम्स हु हेल्प एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर मुगल रूल। अब साफ समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तानी है, मतलब कि शेख ज़्यादा हैं, मुसलमान भी हैं और भारत के हिंदुस्तानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और शफाउद्दीन में हुमायूं ने शरण ली थी। करिए इसको। अगेन जैसे ना था, स्टेटमेंट नहीं है ये लंबे चौड़े ऑप्शन हैं। विच इज द फॉलोइंग बेस्ट captures the broader geopolitical shift triggered by the decisive defeat of the Nawab of Carnatic forces in their confrontation with the European powers? बताओ। It revealed systematic vulnerabilities in native military structures, prompting European companies to transition from trade to political hegemony. It disillusioned European companies, resulting in a strategic withdrawal from inland military affairs. It consolidated indigenous authority, forcing European traders into commercial treaties under local oversight. It established a stable dual administrative system between Indian municipalities and foreign chartered companies. बोल रहा है कि इसमें से क्या जियो पॉलिटिकल शिफ्ट था जिसने जो कि ट्रिगर हुआ बाय द डिफीट ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटक की फोर्सेस? क्या यहाँ पे था जियो पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो कि कर्नाटक की हार से आया, जो उसने अपने हथियार डाल दिए यूरोपियन पावर के सामने कि मालिक हार गए हम, माफ़ कर दो हमको। इससे क्या होगा? इट इज़ काइंड ऑफ, ये है एक वीक बंदा, ठीक है, ये एक चूहा है, ठीक है, चूहा है, ये बिल्ली है, चूहा अकड़ रहा है, बिल्ली मालिक माफ़ कर दो, तो चूहे के मन में क्या जाएगा? चूहा अपनी अकड़ को बरकरार रखेगा, वो समझ जाएगा अच्छा ऐसे बिल्लियों को डराना है, वो अपनी अकड़ को बरकरार रखेगा, अच्छा ऐसे बिल्लियों को डराना है और ऐसे राज करना है इन पे। वही उनके साथ हुआ, यूरोपियन समझ गए कैसे इन इंडियंस के साथ वो करना है। इट रिवील्ड सिस्टमिक वल्नरेबिलिटीज़ इन नेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर, इनकी वल्नरेबिलिटीज़ को दिखाया। मिलिट्री स्ट्रक्चर में क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं? प्रॉम्प्टिंग यूरोपियन कंपनीज टू ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेड टू, कि भाई यहाँ पे व्यापार करने आए थे लेकिन ये तो बड़े पगलैट टाइप हैं यहाँ के लोकल रूलर्स, इन पे तो आप आधिपत्य जमाया जा सकता है भाई। अभी देख लो लंबा चौड़ा ऑप्शन तो है, लेकिन वो लंबाड़ी पे मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है लंबा है, लेकिन आप देखो पूरा वो किस तरह से सोफिस्टिकेटेड एंड होलिस्टिक है पूरी तरीके से, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरह के सॉल्व किए थे जब सेनो के आंसर की मैं देखा था, अभी और भी आगे करेंगे कि स्पेसिफिक जहाँ पर बहुत जाए, बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ में उसको नहीं, जहाँ पर वो होलिस्टिक कवरेज अगर दे रहा हो किसी चीज़ की तो वो सही होता है। ठीक है, बोल रहा है जमींदार और राजा के बीच में क्या अंतर होता था? अच्छा SJ डिग्री का सत्यम गुप्ता, हाँ वो जिसका तुम बता रहे हो वो तो मैंने देखा है, क्योंकि जब मैं अपने गांव जाता हूँ ना तो रास्ते में पड़ता है वो, लेकिन वो रमईपुर वाला तो नहीं देखा है कॉम्प्लेक्स। काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं ये कॉम्प्लेक्स वाला कि भाई कहाँ है।
हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ राजाज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जमींदार्स अंडर द मुगल सिस्टम? मुगल व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं जिम्मेदारों से किस प्रकार भिन्न थी? बताओ। तो राजा और जमींदार का क्या अंतर है? मुझे हंसी आई बड़ी जोर की, वो तो वही गए घुसे वहाँ पे पूछा तो भगा दिया। जमींदार वर सबऑर्डिनेट टैक्स ऑफिसर्स अंडर राजास अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर। जमींदार सबऑर्डिनेट थे राजा के, ठीक है, हो सकते हैं। राजा एंड जमींदार परफॉर्म्ड आइडेंटिकल रोल बट डिफर्ड इन द रिलीजियस एफिलिएशन। दोनों का सेम काम था, राजा का भी जमींदार का भी, लेकिन उनके धार्मिक वो अलग थे। मतलब कि भाई ये हिंदू, ये मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, लेकिन बाकी सब कैसे हो सकता है भाई? राजा और जमींदार का सेम काम कैसे हो सकता है? अगर सेम काम था तो जमींदार अपॉइंट करने की ज़रूरत क्या पड़ी ब्रिटिशर्स को? राजा गवर्न ब्रॉडर रीजन्स एंड हेल्ड हायर स्टेटस वाइल जमींदार प्राइमरली मैनेज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। ज़मीन का काम देखना जमींदार का काम था, और ये थोड़े से ऊंचे होते थे, ब्रॉडर रीजन संभालते थे, गवर्न करते थे उनको। साफ साफ देख के समझ में आ रहा, लंबाड़ी तो है ही, लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा कि होलिस्टिक चीज़ें बता रही है, ठीक है। जमींदार एक्सरसाइज कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल, वेयर एज राजा ओनली, सिर्फ उनके पास टाइटल था। जमींदारी पूरा सब करता धरता थे, पूरा पॉलिटिकल पावर था। राजा तो बस उनके पास राजा का टाइटल था। सिंपल गलत है। एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई सर्टन रीजन्स एग्जिबिट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। कुछ जगहों में क्यों जो जनसंख्या घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। वैसे तो नॉलेज की बेसिस भी कर सकते हो, बिकॉज ये ह्यूमन ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था, अभी हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। चलो, regions offering fertile land, favorable climate, abundant natural resources, robust economic opportunities are more likely to have higher population density. Population density का मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। जो इंडिया के 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी, जरा बताओ? 382 पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे लोवेस्ट अरुणाचल 17, हाईएस्ट बिहार 1106, उससे भी ज़्यादा 10 गुना दिल्ली 11,320, ठीक है। तो वही होता है कि अच्छी ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है। अब क्यों नहीं आपको साउथ में बहुत ज़्यादा डेंसिटी? क्योंकि वहाँ पर उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है। फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है लद्दाख में, इसलिए वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज देख लो, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में। रोबस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, इसलिए सिंपल ख़त्म। इसमें आसान होते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एक मैं एक वीडियो ऐसा भी अपलोड करूँगा कि भाई किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को, वो तो आखिरी का भी 10 या 11 तारीख को आपको मिलेगा, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एरियाज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस है तो लोग क्यों जाएंगे वहाँ पर? आप पढ़ लो, सब बेकार के फर्जी स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्जी ऑप्शंस हैं। सिंपल है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र होगा तो लोग वहाँ क्यों ज़्यादा जाएंगे? पहाड़ में क्या उछल कूद मचाने जाएंगे वहाँ पर? अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर प्राइमरली डिज़ाइन टू, पृथ्वी सुदूर इनका क्या काम होता है? ड्रिल करना। नहीं, ड्रिल करना। सैटेलाइट भेज रहे हैं ऊपर 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 भेज रहे हैं सैटेलाइट, हैं लो अर्थ, कहीं पे लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, कहीं और हायर ऑर्बिट ड्रिल कर रहे हैं। कोई लॉजिक है इस बात का? ये ज़मीन है और ये उसकी क्रस्ट है और ये सैटेलाइट घूम रही है, ड्रिल कर रही, ड्रिल मशीन वहाँ से छोड़ी सीधा ड्रिल मार दिया। मॉनिटर वेदर लैंड यूज़, लग रहा है होलिस्टिक लैंड यूज़, मॉनिटर वेदर, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये बात लग रही, ये है थोड़ा सा मज़ा आ रहा है पढ़ के। बिल्ड अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सैटेलाइट छोड़ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया जा रहा है, वाह, ये नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में। स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, भाई ये सैटेलाइट ऊपर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ये तो थोड़ा सा मान भी सकते हैं, लेकिन ये सब तो पहला और तीसरा तो एकदम गलत था। वेदर, लैंड यूज़, एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि निसार को ही देख लो, जो आज हम लोगों ने पढ़ा, पहली सैटेलाइट ही थी, है ना, नासा और इसरो की ज्वाइंट। डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये सिंपल आप नॉलेज से कर सकते हैं। मैंने कल जियोमॉर्फोलॉजी और लैंड फॉर्म वाला लेक्चर डाला था, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ओके। डायस्ट्रोफिज्म, अब यहाँ पर ऑल देख के एलिमिनेट मत कर देना, ठीक है। ये मूव, एलिवेट और बिल्ड करने की बात कर रहा है और आपको लग रहा है नहीं सर ऑल तो है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये ट्रिक फेल कर गई फिर, ठीक है, अगर ऐसा है तो। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले नॉलेज के बेसिस पे करना है कि डायस्ट्रोफिज्म में ऑल प्रोसेस, ऑल कौन से प्रोसेस जो मूव करते हैं, एलिवेट करते हैं, बिल्ड करते हैं अर्थ क्रस्ट को, सही है ये, ठीक है, दोनों ही सही है यहाँ पे। एक्सोजेनिक के प्रोसेस जो हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस को जैसे कि फॉर एग्जांपल कहाँ से एनर्जी मिलती है, तो जैसे कि अगर आपको याद हो मास मूवमेंट को कहाँ से एनर्जी मिल रही थी बताओ, वेदरिंग को कहाँ से मिल रही थी और इरोजन को कहाँ से मिल रही थी, बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ग्रांटेड अंडर
CRPC, that is Criminal Procedure Code Act of 2022, extends beyond the scope of its predecessor, the Identification of Prisoners Act of 1920. तो कौन सा पावर जो है ग्रांट किया गया अंडर CRPC 2022, वो इसके बियॉन्ड मतलब एक्सटेंड होता है जो पुराना एक्ट था. नया एक्ट आया CRPC, ठीक है. प्रीडिसेसर मतलब इसकी जगह पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, इससे उसके स्कोप से इसका स्कोप कैसे बढ़ा है. परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा, रिस्ट्रिक्टिंग आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ओनली टू कन्विक्ट्स, सिर्फ कन्विक्ट तक इसको लिमिट रखना है. लिमिटिंग लॉ एनफोर्समेंट एक्सेस टू स्टोर डेटा अलाउंग ओनली फिंगरप्रिंट फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ब्लड सैंपल, हैंड राइटिंग, इन सबको कुछ इन्वेस्टिगेशन में लिया ही नहीं जा सकता. हम तो अंगूठा से लेंगे. और मान लो ठाकुर जैसा हाल है, ये दोनों हाथ कटे हैं तो कोई नहीं, जाओ आराम से मौज करो, क्योंकि हम तो फिंगरप्रिंट ही लेते हैं. हम तो खून, हैंड राइटिंग है, बॉल, कुछ नहीं, फिंगरप्रिंट है तो जाओ, नहीं अगर नहीं तुम्हें हाथ नहीं, हाथ कटवा लो, जाओ अपना आराम से. ये लॉजिक है इस बात का. तो दूसरा चौथा गलत, ठीक है. और हम नई चीज़ को ला रहे हैं तो किसी को लिमिट नहीं करेंगे और उसका स्कोप बढ़ाया ही जाएगा, ठीक है. परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 50th नंबर का क्वेश्चन है. UGC जो स्टैब्लिश हुई थी 1956 में, उसका रोल क्या था. तो यहाँ पर एटिमोलॉजी में आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शन से भी उसको हिंट, क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है ऑप्शन का. UGC एजुकेशन से एसोसिएटेड है, ट्रेड से नहीं, एग्रीकल्चर से नहीं, इंडस्ट्री से नहीं, एजुकेशन से एसोसिएटेड है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा. जैसे यहाँ पर है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन दी NRC. NRC में फॉरेन ट्रिब्यूनल का क्या रोल है. अब ट्रिब्यूनल का क्या रोल होता है, थोड़ा बहुत. ट्रिब्यूनल होती है किस लिए, न्याय देने के लिए. एक ऑल्टरनेटिव जुडिशरी मैकेनिज्म होती है, ऑल्टरनेटिव जुडिशियल मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करती हैं. ट्रिब्यूनल्स हो गया, लोक अदालत हो गए सब. अरे सत्यम बेटा, तुम नौबस्ता से हो, लेकिन पता नहीं क्यों यही लगता है कि आप मेरे बहुत पास रहते हो. लगता है तो लगने दो, पढ़ लो थोड़ा सा, बार बार तुम स्पैम किए जा रहे हो. परमार कॉम्प्लेक्स को कॉपीराइट भेज देंगे कॉपीराइट. तो सेंसस कंडक्ट करवाएगा, भाई ट्रिब्यूनल है. सेंसस का काम छोड़ दो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को. फॉरेनर ट्रिब्यूनल ये नहीं देखेगा. वोटर ID कार्ड इशू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे छोड़ दो, ठीक है. सिटीजनशिप से इसका लेना देना नहीं है. टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट, एक सेकेंड, टू वेरीफाई, ओके. इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करना, सिटीजनशिप, क्योंकि यहाँ पर बात तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की हो रही है ना, यही होगा. एक तो पहले तो वो थोड़ा सा कर सकते हो. मैं ये नहीं बोलूँगी सिटीजन ये ले लो, DF मार दिया, दिमाग लगाना है. ट्रिब्यूनल है टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट. इसके पास इतना पावर है कि वो इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करवा देगा, नहीं है. वेरीफाई करेगा सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सक्लूड फ्रॉम NRC सिटीजन. तो मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन से हिंट मिल जाती है. और लंबाडी ठीक है. हाउ डिड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 2021 एक्सटेंड द लीगल अबॉर्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया. तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 2021 ने भारत में कानूनी गर्भपात ढांचे का विस्तार कैसे किया. आपके पास ऑप्शंस हैं, बताइए कैसे किया. इंक्रीज gestational limit for termination to 24 weeks for special cases, restricted abortion access only to married women, allowed termination solely on the discretion of healthcare providers, made abortion legal for all pregnancies up to 30 weeks. अब तो कर दो इसको, अब तो खून खोल जाए तुम्हारा फैजल. क्यों फैजल सर, आपका चेतक स्कूटर कैसा है. मैंने ही दिलवाया था, याद है क्या. अच्छा, वो हो गया तुम भोला. ओके, अभी कल ही तो मिले थे, तुम रोड पे बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे कि सर मैंने आपको चेतक स्कूटर दिलाया था और देखिए आज आप कहाँ पहुँच गए, थोड़ा तो भीख दे दीजिए. वही हो ना तुम. हाँ, अभी तुम्हारी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं. क्यों. चलो, हाउ डिड दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो इंक्रीज जेस्टेशन लिमिट 24 वीक्स, रिस्ट्रिक्टेड अबॉर्शन केसेस ओनली टू मैरिड वुमेन्स, यानी कि अबॉर्शन सिर्फ मैरिड वुमेन ही करवा सकती हैं, अनमैरिड क्यों नहीं. अलाउड टर्मिनेशन सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन. सोली भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसका मतलब ही ओनली होता है, ओनली ही होता है इसका मतलब. हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ही सिर्फ उसमें डिस्क्रिप्शन. हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलेगा अबॉर्शन कर दो, हो गया. बोलेगा मत करो, नहीं. हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एकदम भगवान थोड़ी ना बना दिया जाएगा, उसकी भी तो परमिशन कोई ली जाएगी, सहमति जिसका करना है, ठीक है, उस पर्सन का, उस वेमेन का. मेड अबॉर्शन लीगल फॉर ऑल प्रेगनेंसीज अप टू 30 वीक्स, सारी प्रेगनेंसीज का. ऑल एक्सट्रीम कीवर्ड, लंबाड़ी.
द न्यू क्रिमिनल लॉज एम टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा लॉज विद अ फोकस ऑन, तो जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो पुराने ब्रिटिश एरा लॉज, अगर आपको याद हो, IPC रिप्लेस्ड बाई BNS, भारतीय न्याय संहिता, है ना, CRPC रिप्लेस्ड बाई BNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस्ड बाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सरकार कर रही है, रिलीजियस धर्म का क्या लेने देना है, कॉर्पोरेट का क्या लेना देना भाई, कंपनी का लॉ से क्या लेना देना भाई, क्रिमिनल लॉ कॉर्पोरेट कुछ लेना देना है यहाँ पर। जस्टिस डिलीवरी इन सिटीजन राइट, होलिस्टिक, सोफिस्टिकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली, बस 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं, खत्म है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो कौन सा सही डिस्क्राइब कर रहा है स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द प्रेसिडेंट विद एनुअल रिपोर्ट विच विल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, लोकपाल ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ PMO के अंडर डायरेक्टली ऑपरेट करता है। इट मस्ट सबमिट रेगुलर रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन। भाई मतलब लोकपाल जो करप्शन के लिए रोकने के लिए बना, उसका इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट क्यों सेंड करेगा, कोई लॉजिक है इस बात का। लोकपाल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमें पता है, ये तो नॉलेज से आप एलिमिनेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, 2013 में एक्ट आया था, स्टैट्यूटरी है, कोई इसका आर्टिकल नहीं है। हर कोई प्रेसिडेंट कोई रिपोर्ट सबमिट करता है, चाहे वो कैग हो चाहे फाइनेंस कमीशन हो, तो ये भी इसी को करोगा, क्योंकि ये PMO तक जाता है, PMO तक के करप्शन को देखता है, जो CBC वगैरह नहीं देख पाते हैं, लेकिन लोकपाल देखता है। इसी को लेकर अन्ना हजारे जी ने आंदोलन भी किया था। चलो ये करो, बस 2-3 क्वेश्चन और है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने कि CRPC को रिप्लेस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 64 to 71। अब हमें नहीं पता 64 से लेकर 71 किसकी बात करता है, बट पढ़ते हैं ऑप्शंस को, ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन को। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो आएगा कि किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है, लेकिन पहली बारी में आपको जल्दी जल्दी जो लो हैंगिंग फ्रूट है उनको जल्दी जल्दी तोड़ लेना है। जो आपको लग रहा है कि भाई ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, फिर सेकंड स्टेज में जाना, इन तरह के क्वेश्चंस को डील करना है कि भाई अब मैं पढ़ता हूँ और एलिमिनेट खेलता हूँ, ठीक है। आप पहली बार में भी इनको कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे 2 ऑप्शन में इस तरह से हो तो उसको सेकंड राउंड में करो, लेकिन मल्टीपल राउंड में करो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड बाई एनी पुलिस ऑफिसर रैंक ऑफ द रैंक ऑफ DSP एंड अबव। ओके, एनी है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं ना, हम तो एलिमिनेशन खेल रहे हैं। दीज ऑफेंसेज मस्ट बी ट्राइड ओनली इन हाई कोर्ट अंडर ए मेल जज। कितना लिमिट कर रहा है, कितना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, होलिस्टिक का ऑपोजिट, कि सिर्फ हाई कोर्ट में ये केस चलेगा और वो भी मेल जज के अंडर में ही चलेगा। हमें नहीं पता 64 से लेके 71 क्या है सेक्शन, हमें नहीं पता है, लेकिन सिर्फ मेल ही देखेगा और हाई कोर्ट में ही चलेगा। थोड़ा गलत लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत स्टेट अवेयर, लेकिन इसमें छोटा सा गलत तो लगा ही सकते हो। तुम्हारे पास पेन टैब नहीं है, पेपर में लिख लो ABCD, वहाँ पर पेपर में भी, एग्ज़ाम टाइम में भी, ठीक है, और वहाँ पे छोटा सा इस तरह से लगा दो कि हाँ ये गलत होने के चांसेस हैं। सच ऑफेंसेज आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही के अंडर में ही ट्रायल चलेगा। दीज ऑफेंसेज सिर्फ वही चलेगा, और कोई अगर इसके अंडर ट्रायल चल गया तो भी गलत है, नहीं गलत होने के चांसेस हैं। दीज ऑफेंसेज शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना हो सके, ये नहीं बोल रहा कि नहीं सिर्फ यही से जैसा यहाँ था, मस्ट भी एक्सट्रीम है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ऑफन, ये सब एग्जामिनर खुद के बचने के लिए डालता है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, कि भाई जहाँ तक हो सके वहाँ तक बी ट्राइड बाई अ कोर्ट प्रिसाइड बाई वुमेन। अब बोले सर वहाँ पे तो मैन था, वहाँ पर मैन था और हाई कोर्ट था, ओनली हाई कोर्ट और ओनली मैन, यहाँ पर women। अब देखो ये सेक्शन मुझे देख समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत वुमेन से डील करते होंगे, ठीक है। अब वुमेन का जो है वो यही तो लिखा जाएगा, जहाँ तक हो सके तो वुमेन ही इस मैटर को डील करे, क्योंकि वही उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएगी वुमेन। लेकिन मेन के केस में भाई ऐसा नहीं होता है, इतने हमारे अभी कानून वो नहीं बने मेन के लिए फेवरेबल कि मेन का तो जहाँ तक हो सके मेन ही ट्रायल करे। मेन वहाँ पर आपको पता है कि मेन और वुमेन दोनों आ सकती हैं, लेकिन वुमेन वाले में वुमेन को ही प्रेफरेंस दी जाएगी एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो ये भी नहीं कि एक्सट्रीम है ये, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, अंडर सेक्शन 25(1) of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, what may the court do when a person is convicted in one trial for multiple offences? मल्टीपल ऑफेंसेस में उसका एक ट्रायल चल रहा है, बहुत सारे ऑफेंस किए हैं उसने और एक ही ट्रायल है, तो बताओ। मेरा तो फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, मेरा दोस्त है शिवम परमार, उसको मैंने बोला कि आपसे मिलवा दे तो उसने मना कर दिया, तो मैंने उससे कंटाप, अच्छा
चलो तो यहाँ पर आंसर बताइए। तो कैन इम्पोज ओनली वन पनिशमेंट फॉर ऑल दी ऑफेंसेस। अब इस तरह के जरा कमेंट्स हैं वो रुक जाएँ, है ना सत्यम। कैन इम्पोज ओनली वन पनिशमेंट फॉर ऑल दी ऑफेंसेस रिगार्डलेस ऑफ द नेचर। डिपेंड नहीं करता वो उनका नेचर क्या है, लेकिन सिर्फ एक ही पनिशमेंट वो सारे ऑफेंसेस के लिए दे सकता है, और ओनली वन पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसा मैंडेटरी सारे ऑफेंसेस के लिए। थोड़ा सा गलत लग रहा है, छोटा सा यहाँ पर रॉन्ग टिक लगाऊंगा। मस्ट गिव द हार्शेस्ट पनिशमेंट ओनली, मस्ट हार्शेस्ट ओनली, बाकी सबको छोड़ दे, एक को ऐसा तगड़ा दे कि एकदम आत्मा रूह कांप जाए उसकी। शैल सस्पेंड ऑल सेंटेंसेस अनलेस डायरेक्टेड बाय हायर कोर्ट। मेम पो समझे बेटा, समझे सुन। ओनली, ऑलवेज, मस्ट, नन, ओनली, एक्सट्रीम, ये जर्नलिस्टिक में इम्पोज पनिशमेंट टू रन ईदर कॉन्करेंटली और कॉन्जिक्यूटिवली एज अप्रोप्रिएट। कितना बढ़िया पढ़ने में लग रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डज द हैप्पीनेस इंडेक्स इनकरेज। अब हैप्पीनेस की बात हो रही है, हैप्पीनेस का लीगल से क्या लेना देना। हाँ, रिसोर्स, मटेरियल, सिटीजन सेंट्रिक, साफ समझ वाला। हैप्पीनेस सिटीजन से लेना देना है, ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का रोल क्या था। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड में, तो डेयरी और ऑयल सीड की बात हो रही। दूध कहाँ से आ गया, क्यों नहीं आ सकता है, डेयरी है। नहीं, क्यों नहीं आ सकता है, डेयरी है ना, ऊपर आ सकता है। ट्रेड कहाँ से आ गया भैया, हैं। जीएम क्रॉप्स कहाँ से आ गई। टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। अब मैं फंस गया डेयरी और ऑयल सीड के बीच में, मिल्क प्रोडक्शन। और अब क्योंकि ये भाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो है, लेकिन मिशन किसका है, ऑयल सीड का, तिलहन का। और उसके प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग की बात करा, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप के वर्ड्स यूज़ किए हैं। Which of the following is a key reason for the decline in the agricultural sector in India in 1991। ये तो मैं आपको वहाँ पर कराऊंगा, इकोनॉमिक जो पॉलिसी आएंगी उसमें, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन जो हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के वो उसी टॉपिक में करेंगे, ओके। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। क्या होता है। तो वैसे तो तुम्हारे लिए हलवा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है। तो बस मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन से मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो एकदम हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। विच गवर्नमेंट बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड। अब ऑयल सीड की बात हो रही है। अच्छा, येलो आपको पता होना चाहिए, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से एसोसिएटेड था। डिफेंस क्या कर रहा है, कॉमर्स क्या कर रहा है, एजुकेशन क्या कर रहा है, सिंपल है। सेकेंड जेन रिफॉर्म्स इम्पैक्ट किस तरह से सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, दैट इज़ विदेशी निवेश को किस प्रकार से प्रभावित किया। इट रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी रिफॉर्म्स आए और उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट गई। ले तो रिफॉर्म किस बात के वो उस नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वैसे का ना बढ़ा ना घटा। ये तो और ही गलत होने के चांसेस हैं। और कुछ तो हुआ होगा, बड़ा हुआ, घटना वैसा का वैसा ही है, कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ उसमें, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, नो इम्पैक्ट, गलत है। इट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन कंपनीज फ्रॉम, घुस मत जाना इंडिया में। रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं भैया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, मतलब और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीख किया जा रहा है कि भाई और फॉरेन रिफॉर्म किस लिए लाए गए होंगे, ताकि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए ना। घुस मत जाना हमारे भारत में। हाँ, बताए दे रहे हैं। एक बार कंपनी आई थी, मैं 200 साल तक रूल करी थी, तुम मत घुस जाना यहाँ पे। भाई रिफॉर्म की बात हो रही है, डरना नहीं है इतना। इट इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब देख लो, ये एक चीज़ देखो, एक चीज़ समझना, ए और सी सिमिलर है आपस में। वो भी बोल रहा है कि घट गया, ये भी बोल रहा है कि कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक तरह से। और सिमिलर ऑप्शन, एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं। तो जब भी तुम्हें दो सिमिलर ऑप्शन दिखें, रिमेंबर दिस, ठीक, दो सिमिलर ऑप्शन दिखें जो सेम तरह की चीज़ें फिर सिमिलर तरह की चीज़ें बता रहे हैं, वो दोनों ही आंसर नहीं होंगे। उससे उल्टा जो बता रहा है वो उत्तर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकता है। समझ रहे हो। अगर रिस्ट्रिक्ट किया होगा फॉरेन कंपनीज को भारत में घुसने से, तो ये बात भी ट्रू होगी पहली वाली कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटा होगा। अगर रिस्ट्रिक्ट करो तो घटेगा ही, बढ़ेगा तो है नहीं। तो दो तो आंसर सही हो नहीं सकते हैं। जेई एडवांस में जैसे हुआ करता था, एक क्वेश्चन के दो भी, तीन भी आंसर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, उसका ऑपोजिट, डी। मित्र फील्डिंग सेट है मित्र, पीएम मित्र स्कीम बताओ, अभी हमने देखा था। टी से पकड़ना था। पेट्रोलियम कहीं दिख रहा है, पेट्रोलियम मित्र में। टेक्सटाइल पकड़ना था भैया, इसमें इस तरह से पकड़ना होता है, उठाना होता है। ये उठाना ऐसे सीजल 2022 के पेपर में निष्ठा स्कीम पूछी गई थी, वहाँ से हमने उठाया था,
ठीक है। इस तरह से वहाँ पर मैंने जब सीजल 2022 का सोल्यूशन करवाया था तो वहाँ भी वही सेम चीज़ है भाई, उसका सी में कुछ ना कुछ तो फुल फॉर्म होगा, वो पकड़ना है। और जैसे इसी को ले लो, IRDAI, क्या होता है IRDAI बताओ जल्दी से? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही होता है, यही होता है कि नहीं होता है? अब भैया इंश्योरेंस की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट, डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा बताओ, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाता है? बजट में कहाँ पर पैसा जाता है? और इसका हेडक्वार्टर जरा बता। तो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल रिसीट में, ठीक है, कैपिटल रिसीट में, जो आपकी क्या करता है, लाइबिलिटी इंक्रीज करता है या एसेट सेल, एसेट कम करता है। ये क्या कर रहा है? एसेट को कम कर रहा है, क्योंकि आपने अपना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, दैट इज़ जो अपना आपकी एक कंपनी थी, उसको क्या किया आपने? उसको कम कर दिया, ठीक है, आपने उसको हटा दिया, आपने अपने एसेट को कम कर दिया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है इसका, ध्यान रखिएगा। गाची बावली याद है आपको, जहाँ पर वो फॉरेस्ट वगैरह का कटिंग हुआ था वहाँ पे। चलो अपना माल बेच दिया, बिल्कुल। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पर कुछ रोड ब्रिजेस ये सब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उससे एसेट या तो गेन होता है, या तो एसेट गेन होता है या लाइबिलिटी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन चुकता कर दिया जो पहले लिया था, तो लाइबिलिटी कम कर दी। लोन किसी को ग्रांट कर दिया, दे दिया, तो एसेट बढ़ा लिया। तो ये सारा काम, आई थिंक नॉलेज इतना तो देने की ज़रूरत नहीं, इतना तो तुम लोग नॉलेजेबल हो ही चुके इतने महीनों से पढ़ते। विच इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन इज जनरली कंसिडर्ड अ चैलेंज। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है। Which economic consequence of migration is generally considered a challenge for the destination region in India, particularly concerning unskilled rural migrants? अब बोल रहा है कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का जनरली कंसिडर्ड अ चैलेंज फॉर द डेस्टिनेशन रीजन्स। प्रवासन का कौन सा आर्थिक परिणाम आमतौर पर भारत में गंतव्य क्षेत्रों के लिए एक चुनौती माना जाता है? चैलेंज है, चैलेंज फॉर डेस्टिनेशन रीजन। कोई जा रहा है माइग्रेट करके कहीं पे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे, वहाँ चैलेंज है। क्या चैलेंज है? इंक्रीज पर कैपिटल इनकम ड्यू टू इनफ्लो ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर। फिर से रिपीट करो क्वेश्चन को, पढ़ो ध्यान से। विच इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन इज जनरली कंसिडर चैलेंज। भाई लोगों की इनकम बढ़ रही है, चैलेंज होगा ये कोई इनपुट अच्छा आउटपुट अच्छा, इनपुट गंदा आउटपुट गंदा। अगर चैलेंज की बात हो रही है तो कोई नेगेटिव टाइप होगा ना, जो नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा होगा। पर कैपिटल इंक्रीज हो रही तो अच्छी बात है, ये चैलेंज कैसे? रिडक्शन प्रेशर और लैंड रिसोर्सेज एंड रिडक्शन, जो भूमि संसाधनों पर दबाव कम हो रहा है, बेरोजगारी भी कम हो रही है। अगेन वही नेगेटिव चीज़ पूछी जा रही, पॉजिटिव है भाई ये। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर जगह अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। फिर वही बात, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है माइग्रेंट वर्कर का, प्रवासी श्रमिकों का शोषण हो रहा है वहाँ पे। क्यों? भर के दिल्ली मुंबई में लोग जा रहे हैं, लेबर दबा के शोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि लेबर है, लेबर की कमी तो है नहीं, इतने में काम करना हो तो करो, नहीं तो जाओ। ये टाइप होता है जब ज़्यादा लेबर होती है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। अब तुम बताओ मुझे जल्दी से, एक डीपीएसपी है जो बेहतर जॉब कंडीशंस की बात करता है वर्क प्लेस पे, उसका आर्टिकल बताओ मुझे, कौन सा अनुच्छेद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। आंगनवाड़ी की बात हो रही है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ से आ गया भैया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिक्लेयर करता है? न्यूनतम समर्थक मूल्य। हाँ, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ गया? ये सिंपल है, साफ समझ में आ रहा। आंगनवाड़ी में बच्चों का ये सब होता है, बच्चे और जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए सिंपल है, लंबाड़ी वाला ऑप्शन 43A है बेटा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, ध्यान रखियो, रिलाई हो जाएगी अभी तुम्हारी। 40 में पंचायत का फॉर्मेशन, 41 में राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42, अच्छा 42 लिख दो, 43 लिख दो, 43A लिख दो, सब लिख दो, छोड़ो मत किसी को। 42 में क्या था? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, यही था जिसके बारे में पूछ रहा था। 43 क्या था? लिविंग वेज था। 43A क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज था। 44 क्या था? ऐसे करोगे तुम लोग? ऐसे जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे हैं? ऐसे इनकम टैक्स का छापा मारोगे? बताओ तुम लोग। नहीं ऐसे इनकम टैक्स का छापा मारना है तुम लोगों को।
ऐसे तुम लोग जीएसटी वसूली करोगे, ऐसे हैं, ऐसे अंडर दी टेबल करोगे तुम? हो चुका तुमसे तो है। तुमसे कोई बोल रहा है कि ले लो सर नीचे से, अरे नीचे से क्यों दे रहे हो, ऊपर से दो, ऐसे डरने क्या बात, धर लिए, खत्म मामला वहीं पे। सीखो थोड़ा तेजी। इंस्पायर मानक स्कीम, इंस्पायर मानक स्कीम विच प्लेटफॉर्म? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्टल, इंस्पायर पोर्टल, नेशनल इनोवेशन पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल। बता बताओ जल्दी से। मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड से क्यों मिले थे? क्यों मिले थे? पोलैंड के जो कबड्डी फेडरेशन है उससे फुटबॉल के अचीवमेंट कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। बहुत सही, ठीक है। फुटबॉल का, कबड्डी का फुटबॉल से क्या लेना देना? नहीं, कबड्डी अगर फुटबॉल के अचीवमेंट को लेके बधाइयाँ देनी तो फुटबॉल के प्रेसिडेंट को देंगे, कबड्डी वाले को क्यों देंगे भाई? कबड्डी वाले से बोल रहे हैं तुम्हारे देश ने जो फुटबॉल में अचीवमेंट किया बहुत अच्छे, तो वो तो पागल ही समझेगा मोदी जी को कि भाई तुम मेरे को क्यों बता रहे हो ये चीज़ कि फुटबॉल अचीवमेंट अच्छा कर रहा है। जाके पोलैंड के राष्ट्रपति को बताओ, फुटबॉल वाले के प्रेसिडेंट को बताओ, हमको क्यों बता रहे हो? टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप। हाँ, कि यूरोप में वो कबड्डी को प्रमोट कर रहा है, सही हो सकता है। एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। भाई ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से साइन करेंगे, पोलैंड का जो कबड्डी फेडरेशन का प्रेसिडेंट उससे, मिलिट्री कॉपरेशन उससे डिस्कस करेंगे, तुम खुद सोचो। आखिरी क्वेश्चन निसार, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आप लगा सकते हो होलिस्टिक सोफिस्टिकेटेड कौन सा है निसार के बारे में। ये बहुत स्पेसिफिक है, सीस्मिक एक्टिविटी, वाटर टेबल, अर्थक्वेक, लेकिन ये बाई ट्रैकिंग चेंजेस इन ग्राउंड सरफेस एलिवेशन एंड एसोसिएटेड विद द पंपिंग एंड इंजेक्शन, होलिस्टिक सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। 69 नहीं 70 क्वेश्चन है, नहीं तो फिर तुम लोग कुछ और बोलने लगते, इसलिए मैंने 70 क्वेश्चन लिए। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू फेज आउट अनफिट एंड पोल्यूटिंग व्हीकल्स फ्रॉम इंडिया के रोड से हटाना इन व्हीकल्स को जो अनफिट एंड पोल्यूटिंग है। स्मार्ट सिटी वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत साफ समझ में आ रहा है, व्हीकल्स की बात हो रही है, ख़त्म होता है, ठीक है। शायद आप समझ पाए इस लेक्चर से कि किस तरह से करना है। अब ये मैं ब्लैंक पीपीटी शेयर करूँगा जिसमें आपको क्या करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है, यानी कि वो चीज़ को बार बार रिकॉल होगी आपकी जो मैंने आपको पढ़ाया है, और आपके माइंड में वो चीज़ स्टेबल होगी। अब मुझे नहीं पता कि इसके ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितने भी आएँ, नॉलेज भी हमारे पास बेस्ट है। इस चीज़ की नॉलेज, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है उसकी नॉलेज भी हमें सारा कुछ हो गया। अब वो जो भी पूछ ले, इसका एक भी क्वेश्चन ना रखे, इसी के क्वेश्चन भर दे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है हर चीज़ के लिए युद्ध से पहले प्रिपेयर होना, जो कि है हम प्रिपेयर्ड। अब युद्ध लड़ना है हमें, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड हो। बस इक्का दुक्का जो थोड़े बहुत वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं, कुछ वो है, तो आप बता सकते हो कमेंट में। भाई मूल विधि यार नहीं हो पाएगा अभी, है ना, मूल विधि तो नहीं हो पाएगा। सर इकोनॉमिक्स करूँ 9 सितंबर RBNTPC मतलब ठीक है, ओके। एंड किसी को अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट में ऐसा डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ डाउट होता है तो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वैसा अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8840286735 पे। कुछ टेक्निकल क्वेरी होती है, ऐप में कुछ ग्लिच होता है, तो जो टेक्निकल टीम है उसको मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। इसमें ऐप नहीं चल रहा है, ये वो बुक वो सब यहाँ पे मैसेज मत करना। यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ डाउट है तो ही सिर्फ, ओके। थैंक यू। और वो भी नहीं कि मैं आंसर कर ही दूँ, बिकॉज काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, टाइम का काफ़ी अभाव होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी चीज़ आपको दे दूँ जिससे सबका फ़ायदा हो जाए, है ना। तो ये बस रहता है थोड़ा सा। हाँ, रिप्लाई नहीं देते हैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल, लेकिन वही है कि क्योंकि इतने सारे डाउट्स रहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अगर दे पाता हूँ तो दे देता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्टूडेंट ही बोल रहा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्यवस्था जल्दी दे दीजिए, मेरा पहले दिन एग्ज़ाम है। तो भले मैं रिप्लाई ना दूँ, लेकिन मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार थोड़ा जल्दी देना ज़रूरी है उसको, क्योंकि लोगों का पहला दिन एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं नंबर देता हूँ सो दैट कि कुछ ना कुछ जल्दी, या मतलब जो भी आप कहें, कुछ मुझसे आपसे मुझे इंसाइट्स मिलते रहें, आपसे मुझे कुछ इंसाइट्स मिलते रहें, इसलिए, ठीक है।
ओके, रिप्लाई नहीं आता है सर। हाँ मुझे पता है रिप्लाई नहीं आता है, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ ज़रूर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द कमेंट्स, जो मैसेजेस होते हैं। सीधे सीधे बोल दो भाव खाता हूँ। नहीं नहीं बेटा यार, खाना है हमारे घर में पर्याप्त, तो इसलिए भाव की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, पेट भरा रहता है हमारा। ओके ना, और ये मैं ब्लैंक पीपीटी अपलोड करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मैंने नया लिखवाया नहीं है आपको। बाकी असर्सन रीज़न की अलग से डाल दूँगा, ठीक है, असर्सन रीज़न की अलग से डाल दूँगा। आज रेड मून देखना है क्या? पता है मैं तो कन्फ्यूज़ हूँ, देखूँ ना देखूँ। सर प्लीज़ ट्राई टू कंडक्ट सफ़र सेशंस ऑल डेज इन दिस वीक वेब ऑफ आवर। बिल्कुल। और बाकी भाई जिन लोगों को नहीं पता है, अगर थोड़ा आपको मेंटल कामनेस लानी है तो मेडिटेशन वगैरह करिए, और आपको नहीं डिसिप्लिन बन पाता है तो मैं सुबह 6:15 करवाता हूँ, आप आ सकते हो। परमार एकेडमी ऐप पे सफ़र 2.0 करके एक बैच मिलेगा, मात्र 10 रुपये प्राइस है उसका, उस पर आप आ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। बड़े यार तुम लोग, वो देख रहे हो एक लड़का क्या रखे है यूज़र नेम, जो भी लड़का लड़की, नेल कटर एट योर सर्विस। चलो भाई थैंक यू। एक शर्ट्स एंड रीज़न अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, बाकी जो हॉट टॉपिक्स में कल मिलते रहेंगे, एंड इंग्लिश के वीडियोस कल इंग्लिश का मिलेगा, वन शॉट टाइप जो आपको पीएसपी सर दे रहे हैं, उसको भी देखना मत भूलिएगा। ओके थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा, जो लोग बैच में हैं यहाँ पे, रीजनिंग का क्लास आप लोगों ने लिया है, कैसा क्या है फीडबैक? रीजनिंग का जो मैंने एक टॉपिक पे, जो नया टॉपिक है उस पर आपको क्लास अभी दिया है, ठीक है, बैच के अंदर, तो कैसा क्या सर? मेरा एक दोस्त है अक्षत परमार, वो आपका ही है क्या? हाँ हमारा ही है वो। चलिए भाई, डैम्स एंड नेशनल पार्क वीडियो, भाई हर चीज़ पे नहीं दे पाऊँगा मैं। डैम्स एंड नेशनल पार्क कोई नया टॉपिक नहीं है, डैम्स नेशनल पार्क पे दे दो, फिर रिवर पे दे दो, ठीक है। अब कितना वीडियो दे दें भाई, खुद सोचो। माइंड मैप पे करवा रखे हैं, फारबी 2.0 खोलो, सब पड़ा हुआ है, खोलो भाई, इसमें सब पड़ा हुआ है, उसमें डैम्स एंड नेशनल पार्क। अब हर चीज़ की, या फिर डैम्स एंड नेशनल पार्क से भर भर के क्वेश्चन आए तो मैं करवा दूँ, क्योंकि हॉट टॉपिक है ना, तो हॉट टॉपिक है ना, तो नया टॉपिक है, तो फिर से वही सेम चीज़ मैं करवाने लग जाऊँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। चलो भाई, करंट अफेयर खींच दो सर एक बार। क्या खींच दे करंट अफेयर में? अब क्या खींच दे हम करंट अफेयर में? अ- अ- अगर नहीं करें करंट अफेयर, चलो इसको लेके भी मुझे वीडियो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। करंट अफेयर को लेके अभी वीडियो बना के डालता हूँ 9 बजे रात को।